के 2 साल बाद एक व्यक्ति अपनी पत्नी से घूमने के लिए कहता है कि चलो हम दोनों घूमने के लिए चलते हैं। फिर वो राजस्थान से चलकर पंजाब में पहुंच जाते हैं और पंजाब में जाकर एक इंटरनेशनल होटल में रूम बुक करा देते हैं और उसी में रात को खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, दोनों का मन करता है क्यों ना पंजाब के अच्छे अच्छे मंदिरों में घूमा जाए। फिर वो घूमने के लिए मंदिरों में चले जाते हैं और जैसे ही शाम होती है, शाम को वापस अपने कमरे में आ जाते हैं और वहीं पर खाना पीना खाकर रात को सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह के 10 बज जाते हैं, होटल का मैनेजर देखता है कि इस कमरे से ना तो कोई आवाज आ रही है और ना ही इस कमरे का दरवाजा खुला है। सफाई कर्मचारी भी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन किसी के भी आवाज देने पर उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला जाता। फिर होटल का मैनेजर, जो उसके पास दूसरी की होती है मास्टर की, उसे लेकर आता है और उससे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती है। जब दरवाजा खुलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि एक औरत जो कि बेड पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है, वहीं पर उसके साथ में एक हथौड़ी पड़ी हुई है। यह सब मामला वो अपने होटल के मालिक को बताता है। होटल का मालिक भी दौड़ता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस इस मामले की छानबीन करती है तो पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है और काफी मशक्कत के बाद मुजरिम को पकड़ा जाता है। दोस्तों, ऐसा उस औरत के साथ में क्या हुआ जो उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है और उसके पति के साथ में क्या हुआ जो उसका पति उस कमरे से गायब हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, पंजाब के अमृतसर शहर की है। यहां पर एक सी इंटरनेशनल होटल है। इस होटल में 12 नवंबर 2016 को एक जोड़ा आता है जिसमें लड़के का नाम होता है रणवीर सिंह और जिसकी उम्र 28 साल होती है और उसकी पत्नी का नाम होता है मोनिका और जिसकी उम्र होती है 25 साल। 12 नवंबर को ही जो इस होटल का मैनेजर होता है दीपक कुमार, इनको एक कमरा अलॉट करता है और कमरे का नंबर होता है 104। उस कमरे में ये आराम से रहने लगते हैं। अगले दिन मंदिर की घुमाई करके आते हैं और शाम को आकर फिर 13 तारीख को रात को सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 14 नवंबर की सुबह होती है, सुबह इनका दरवाजा ही नहीं खुलता। उसके बाद 11 बज जाते हैं। 11 बजे तक भी इनके कमरे से कोई आवाज नहीं आती। सफाई कर्मचारी होते हैं, इस सब के बारे में अपने मैनेजर दीपक को बताते हैं। दीपक तुरंत ही मास्टर की लेकर आता है और मास्टर की लाने के बाद दरवाजे को खोला जाता है। रूम नंबर 104 का जब नज़ारा वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत ही अपने होटल के ओनर को फोन किया जाता है। होटल का ओनर आ जाता है। होटल के ओनर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जो रामबाग पुलिस स्टेशन की पुलिस होती है वो तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस कमरे की तलाश की जाती है तो वहां पर एक हथौड़ी भी पड़ी मिलती है, जिस हथौड़ी को देखकर लगता है कि इस हथौड़ी से ही इसकी हत्या की गई है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जो नंबर इसके नाम से रजिस्टर्ड है वो नंबर फर्जी है और जो ये आईडी दे रखी है ये आईडी भी फर्जी है। अब पुलिस को बहुत बड़ा शक हो जाता है कि ये तो क्राइम करने वाला बहुत ही शातिर है जिसने फर्जीवाड़े के जरिए इस क्राइम को अंजाम दिया है। पुलिस होटल के CCTV कैमरों को खंगालती है और उसमें 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2016 तक की पूरी डिटेल खंगाली जाती है। उसमें उन दोनों के फोटो आ जाते हैं और उनको जगह जगह सर्कुलेट कर दिया जाता है। फिर वेट किया जाता है कि मोनिका की कोई शनाख्त करने के लिए आए, लेकिन 8 से 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन बाद भी कोई भी व्यक्ति उस मोनिका की शनाख्त करने नहीं आता। फिर रामबाग पुलिस ही उसका अंतिम संस्कार कर देती है। 8 दिसंबर 2016 को बाड़मेर पुलिस स्टेशन से रामबाग पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और फोन पर कहा जाता है कि हमने मुजरिम रणवीर सिंह को पकड़ लिया है। अब पुलिस भी एकदम से खुश हो जाती है। पुलिस भी इसका खुलासा चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उसे पकड़ लिया जाता है, पुलिस तुरंत ही पंजाब के रामबाग से चलकर बाड़मेर राजस्थान पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और जब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो बहुत
बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। सिंह बताता है कि मेरा नाम रणवीर सिंह नहीं राजेंद्र चौधरी है और जो मेरी पत्नी जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम मोनिका नहीं, उसका नाम भावना है। 2014 में हमारी शादी होती है। शादी के बाद हम बड़े अच्छे से रहने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा समय ऐसे ही गुजरता रहता है। एक दिन का वाक्य होता है जब लोग बाग मेरे से कहते हैं कि तेरी पत्नी तो बहुत ही ज़्यादा बातचीत किया करती है, लोगों के साथ में इस तरह के संबंध रखती है कि सारे लोग इसके पास खड़े होकर खिलखिलियाँ उड़ाया करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। अपनी पत्नी भावना से कहता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम लोगों के साथ इस तरह मत रहा करो। फिर भावना मेरे से कहती है कि मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, मैं बचपन से ही हमेशा खुश रहती हूँ और लोगों को भी खुश रखती हूँ। कुछ दिन का समय और बीत जाता है और जो पति राजेंद्र होता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि लोग बाग उससे यही कहा करते थे कि तेरी पत्नी का करैक्टर ठीक नहीं है, तेरी पत्नी लोगों से बहुत ही अलग तरीके से मिलती है। अंदर भी परेशान हो जाता है और रामनगर कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लेता है और उसी कमरे में जाकर रहने लगता है। लेकिन जो पत्नी भावना का स्वभाव होता है आज भी नहीं बदलता, वो वहां पर भी इसी तरह से लोगों के साथ में रहने लगती है। अब पति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पति उसे रास्ते से हटाना चाहता है। उसके लिए वो एक प्लान बनाता है, एक साइबर कैफे में जाता है, वहां जाकर एक फर्जी आईडी बनाता है, अपने नाम से भी फर्जी आईडी बनाता है और अपनी पत्नी के नाम से भी फर्जी आईडी बनाता है और फर्जी आईडी से ही एक सिम खरीद लेता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना अब हम घूमने के लिए चलें, अब हमें घूमने जाना चाहिए, काफ़ी दिन हो चुके हैं। पत्नी भी उसकी बात पर राजी हो जाती है और दोनों पति पत्नी नवंबर 2016 को राजस्थान से चलकर पंजाब के अमृतसर पहुंच जाते हैं और वहां पर सी इंटरनेशनल होटल में रूम ले लेते हैं। रूम लेने के बाद वो आराम से खा पी कर सो जाते हैं और जैसे ही 13 नवंबर को दिन भर में घूमने के बाद शाम को वो अपने कमरे में आते हैं। जो पति राजेंद्र होता है वो कुछ शराब की बोतलें अपने साथ लेकर आता है और अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए कहता है, लेकिन उसकी पत्नी उससे शराब पीने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने आज तक इस गंदी चीज को हाथ नहीं लगाया है, मैं अब इसको नहीं पी सकती। पति उससे रिक्वेस्ट करता है और बहुत ही प्यार भरे लफ्जों में कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती, हम घर से बाहर यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं, तुम थोड़ी सी शराब इसमें से पी लो। फिर पत्नी भी राजी हो जाती है और उसमें से शराब पी लेती है। ये समय लगभग रात को 11 बजे का होता है और पत्नी को नशा होने लगता है। उसके बाद अपने बैग से राजेंद्र एक हथौड़ी निकालता है जो कि अपने साथ वो राजस्थान से ही लेकर गया था। उस हथौड़ी से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करता है, वो वहीं पर लहूलुहान हो जाती है और बेड पर गिर जाती है। लगातार उसके सिर पर वार किए जाते हैं। पत्नी तड़पती रहती है लेकिन उसकी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा पाती क्योंकि उसके मुंह पर तकिया रख दिया जाता है। उसके बावजूद जब पत्नी की हालत ऐसी हो जाती है कि अब ये बच नहीं पाएगी, फिर पति रात को 12 बजे वहां से निकलता है और नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां से राजस्थान की ट्रेन लेकर सीधा राजस्थान पहुंच जाता है। इस सब का खुलासा तब होता है जब उस भावना का भाई अपने जीजा के पास फोन करता है और उससे कहता है कि मेरी दीदी से बात करा दीजिए, लेकिन उसकी दीदी से वो बात नहीं कराता, उसे ऐसे ही टालता मटोलता रहता है। लगभग एक सप्ते का समय बीत जाता है। फिर जो भाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन बाड़मेर में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी दीदी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है अपने जीजा के नाम। फिर पुलिस उस जीजा को गिरफ्तार करती है और जब उससे बातचीत करती है तो सारा खुलासा वो एक तोते की तरह सब कुछ बता देता है। जब इस सब का खुलासा होता है तो तुरंत ही बाड़मेर पुलिस रामबाग पंजाब में फ़ोन करती है और वहां से जब पुलिस आती है उसको अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, उसे जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पति अपनी पत्नी पर इतना क्रोधित हो जाता है, उसके हाव व्यवहार को देखकर इतना ज़्यादा क्रोध में आ जाता है कि वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए कितने बड़े शातिर तरीके से कितना बड़ा क्राइम करता है। पहले तो फर्जी आईडी बनाता है और फर्जी आईडी बनाकर फिर घूमने के बहाने से राजस्थान से चलकर पंजाब पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अपनी पत्नी को इतने शातिर तरीके से रास्ते से हटा देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? दोस्तों, आपको जिसकी ज़्यादा कमी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।